स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे बीसीसीएल आईपीओ की, यानी कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ जो कि कल से खुल रहा है। इसके इस पर एक अपडेट है और ये आज हम इसलिए ले रहे हैं इस काउंटर को और कोल इंडिया को क्योंकि इनमें बड़े अपडेट्स हैं और ये अपडेट आईपीओ से जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल फ्रंट से अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपडेट है, चाइना की तरफ से अपडेट है। तो इन अपडेट्स के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि आपको आईपीओ में जाना है, नहीं जाना है, या कितना एग्रेसिवली जाना है। हालांकि मैं आपको बता दूं ये अपडेट्स थोड़े से पॉजिटिव हैं कोल सेक्टर के लिए। पहले मैं बीसीसीएल के आईपीओ की कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि कल से आईपीओ खुल रहा है, फिर 13 जनवरी को ये आईपीओ बंद होगा। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम में बड़े उलटफेर भी हुए हैं। 17 रुपए, 16-17 रुपए की रेंज तक इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चला गया था। अब ये घट के 11 से 12 रुपए की रेंज में आ गया, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा वीक हुआ है। तो हो सकता है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़े इस वजह से भी दिक्कत में आए हों। लेकिन जो मैं ग्लोबल फ्रंट की बात कर रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल चीन में कोकिंग कोल फ्यूचर पर अपर सर्किट लग गया। अब आप देखो कि चाइना में कोल के फ्यूचर पर, कोयले के फ्यूचर पर अपर सर्किट लगना इंपॉर्टेंट चीज है। और चाइना का जो कोयला प्रोडक्शन है, कैपेसिटी, वो घटाने की खबरें आ रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। उनका एक प्रांत है जहां पर कि ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है, वहां पर उन्होंने कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी घटाने की बात कही है, जिसकी वजह से वहां पर कोयले की सप्लाई थोड़ी कम हो जाएगी और उसकी वजह से प्राइसेस अचानक से शूट अप कर गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो चाइना से आया। दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आया कि ट्रंप ने यूएन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी से अमेरिका को अलग कर लिया है। इसका मतलब है कि जो पहले से कहते आ रहे हैं, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, कि क्लाइमेट चेंज पॉलिसी मुझे पसंद ही नहीं है, बकवास है, उन्होंने उससे अलग कर लिया अमेरिका को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले भी बोला था कि मैं ट्रेडिशनल जो एनर्जी के सोर्सेज हैं, कोयला, ऑयल, इन्हीं पर फोकस करूंगा, मुझे ग्रीन एनर्जी और ये क्लाइमेट चेंज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे फोकस अगर कोयले पर आएगा, ग्रीन दूसरी एनर्जीज पर आएगा, ऑयल एंड गैस पर आएगा, इसका मतलब है कि कोयले के लिए कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स अमेरिका से भी आएंगे। चाइना अपने यहाँ प्रोडक्शन कम करके प्राइसेस को अपमूव करा रहा है। तो कोयले की आईपीओ से पहले प्राइसेस का बढ़ना, बीसीसीएल के आईपीओ से पहले, ये थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री या सेक्टर कंपनी के लिए हो सकता है कि पॉजिटिविटी का काम कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि ग्लोबल फ्रंट से आया। बाकी मैं बीसीसीएल के आईपीओ के बारे में आपको कुछ और डेवलपमेंट बता देता हूँ। जो बेसिक चीजें हैं, प्राइस बैंड 21 से 23 रुपए का रहेगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम अब 12 रुपए का है। आईपीओ कल से खुल के 13 जनवरी तक खुला रहेगा। करीब 1070 करोड़ का आईपीओ है। ओएफएस साइज करीब 46.5 करोड़ शेयर का है। साथ ही अगर देखोगे आप तो ईपीएस कंपनी की करीब 2 रुपए 66 पैसे है। और पी मल्टीपल जो आईपीओ बैंड के हिसाब से करीब 7 रुपए 90 पैसे से 8.66 का आईपीओ पी मल्टीपल आ रहा है, विच इज रिलेटिवली लेस। मतलब कि ये एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन कही जा सकती है कि 10 के नीचे का पी मल्टीपल है। अगर हम देखेंगे कि सब्सिडरी कोल इंडिया की कौन कौन सी हैं और उसमें किन किन की कितनी हिस्सेदारी है प्रोडक्शन में, कोल इंडिया के प्रोडक्शन में, तो बीसीसीएल करीब 5% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। करीब 40 मिलियन टन का ये सालाना प्रोडक्शन करता है। ईसीएल, सीसीएल, ये ईस्टर्न कोल लिमिटेड, सेंट्रल कोल लिमिटेड, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड, वेस्टर्न कोल लिमिटेड, महानदी कोल लिमिटेड, इस तरह की कुछ सब्सिडरीज हैं। इनके अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। हालांकि बीसीसीएल का प्रोडक्शन लेवल उतना ज्यादा नहीं है अभी, तो और बहुत सारी सब्सिडी है जहां से कि वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है कोल इंडिया की। प्रदीप भाई, बीसीसीएल का आईपीओ आने से पहले देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में उलटफेर हुआ, वो एक अलग चीज, वो तो मार्केट सेंटीमेंट ड्रिवन भी हो सकता है। लेकिन कोल के प्राइसेस में जो इंटरनेशनल मार्केट में कल हुआ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि चाइना में अपर सर्किट लग गया कोयले का फ्यूचर। ये थोड़ा सा आई ब्लोइंग था। साथ ही देखोगे तो आप डोनाल्ड ट्रंप का यूएन में क्लाइमेट चेंज वाली पॉलिसी से निकल कर आना कि भाई मैं तो कोयले और ऑयल पे फोकस करूंगा, हटाओ, ग्रीन एनर्जी नहीं देखता मैं। तो इससे कोयले के सेंटीमेंट पर, कोयला सेक्टर, ज्यादा कंपनियां नहीं है इसमें, 2 ही कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्पेस में। क्या फर्क पड़ेगा? निवेली लिग्नाइट भी है, एनएलसी भी है, कोयल लिमिटेड भी है। इन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा? और बीसीसीएल के आईपीओ के से पहले ये कितना इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि आईपीओ में जाएं या नहीं जाएं? या फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा फोटो एरिया है नहीं, लेकिन फिर भी जितना मुझे समझ हाँ, में आया है
सो बेसिकली ऑब्वियसली प्राइस में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज होने का हाई पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स भी चेंजेस हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो आपने बीसीसीएल का आईपीओ के बारे में भी बताया, और मेरा भी यहाँ पे यही राय है कि आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1,070 करोड़ के आसपास, 1071 करोड़ के आसपास का इशू है। और अभी भी देखा जाए 17 रुपीज़ के आसपास तो हम देख ही रहे थे कि जीएमपी वो थोड़ा नीचे आया है, 11-12 दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट 43-44% के आसपास हो रहा है। सो एक तो इशू भी नहीं है, हमने इंडिया में ऐसे भी देखा कि इतना बड़ा बड़ा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो ये तो ज़्यादा बड़ा इशू भी नहीं है, 1,000 करोड़ तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे। सो मेरे को लगता है कि इजीली आपको यहाँ पे एक कम में भी होगा ना, तो 40-50% के आसपास का तो एक जीएमपी आपको मिलने वाला है। और रही बात, आपने आज से एक हफ्ता पहले भी और एक स्टॉक के बारे में स्टॉक एक्सट्रैक्ट किया था, आपको याद है, कोल इंडिया। एंड हम्म। उसके बाद कोल इंडिया क्या चला, मतलब 400 से स्टॉक रिसेंटली 430 के ऊपर एक टॉप बना के आज भी 400, 424 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ये जो सेगमेंट है ना, वैल्यू अनलॉकिंग होना अभी भी बाकी है ओवरऑल सेक्टर में। सो मुझे लगता है कि निवेशकों को फोकस रखना चाहिए और इन्वेस्ट भी करना चाहिए। बीसीसीएल में तो चलो आईपीओ में आपको सब्सक्राइब करना ही चाहिए। प्रदीप जी की राय आ गई, लेकिन प्रदीप भाई आपने कोल इंडिया पर जैसा पहले भी बोला था, मेरी और आपकी बात हुई थी 400 रुपए के आसपास, आपने शायद 480 के टारगेट दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोल यस इंडिया यस, पर। 480 का टारगेट, यस 480 का टारगेट। और 480 आपने ऐसा भी बोला था 20%, यस 20%। हमने देखा 430 तक तो आ ही गया, बाकी 70 रुपीज भी हम्म। आपको मिलेंगे। अब क्या होता है, प्राइस होता है, मार्केट होता है, एक तरफा रैली तो पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि एक बार 415 भी आ जाए, अगेन आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स मैं रिकमेंड कभी करता नहीं हूँ, लेकिन इस बार जो 390 के ऊपर चीजें हुआ है, बहुत टाइम बाद कोल इंडिया में आया है ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट लंबा चलेगा। अगर आप एक दिन का चार्ट देखेंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एटलीस्ट लास्ट 6-8 महीना, 1 साल का, 2 साल का चार्ट देखना पड़ेगा, तो फिर जाके समझ में आएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 480 से पहले मुझे लगता है कि ज्यादा स्टॉक रुकेंगे, तो बिल्कुल बाई करने का सलाह रहेगा। और जिस तरीके का ब्रेकआउट है करेंट जोन से भी, मुझे लगता है कि पोटेंशियल है इसमें। हम्म। बिल्कुल ठीक है प्रदीप भाई, आपको पता लग गया था क्या चार्ट पे कि चाइना कुछ अपर सर्किट लगवाने वाला है कोल के प्राइसेस में? एक्चुअली देखो, हम तो देखते हैं सर चार्ट। अब चार्ट में क्या होता है आपको भी पता है कि मार्केट पहले से ही सब कुछ प्राइस के साथ डिस्काउंट कर देता है, मार्केट को पहले से ही पता चलता है कि क्या होता है। सम टाइम फेल भी होता है, बट मैक्सिमम टाइम प्राइस एक्शंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो न्यूज़ आने से पहले प्राइस को दिखता है। तो जब भी आपने डिस्कशन किया था उस दिन, मतलब आज आप ये आप डिस्कशन कर रहे हो, और बहुत ही अच्छा डिस्कशन था। एंड टॉपिक जो रिसर्च अपने था चाइना में कोल का जो अपर सर्किट लगना, मुझे लगता है कि इसका भी बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है। और विवेक सर, और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आप ही के स्टॉक एक्सरे शो में मैंने देखा है बहुत बार, ऐसा कुछ टॉपिक लेके आप हर दिन आते हो स्टडी करके, जो बहुत ही यूनिक होता है, जो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। मतलब आप कहीं पे भी चले जाओ, ऐसा आपका जो ये पर्टिकुलर, ये जो लास्ट 15 मिनट 10 मिनट का शो रहता है ना, ये ज्यादा अवेलेबल होते नहीं है। तो हैट्स ऑफ टू यू आपको। हम तो सर आ रहे, बोल रहे, टारगेट दे रहे, डेली चार्ट देखना काम है, जैसे ही ब्रेकआउट आ रहा है बता बता रहे, लेकिन आपका ये जो 10-15 मिनट का ये जो शो रहता है पर्टिकुलर इसी सेगमेंट ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बिल्कुल प्रदीप भाई, इस 15 मिनट के लिए और जो ये 5 मिनट की रिसर्च होती है, इसके लिए मुझे कई घंटे लग जाते हैं कई बार, क्योंकि मतलब मुझे भी मजा तभी आता है जब कुछ मसाला हो किसी स्टोरी में। और जब स्टोरी मिलती है कई बार, तो मैं 5-6 स्टोरी से मुझे डिक्लाइन करनी पड़ती है कि नहीं, स्टोरी को पढ़ते पढ़ते समझ आया कि नहीं, इसमें मजा नहीं आया। जब जैसे ही कल मुझे कोल इंडिया की कोल की प्राइसेस का पता लगा, फिर रात को जब मैंने डोनाल्ड ट्रंप का वो यूएन वाला देखा कि उन्होंने यूएन से भी अपना नाम वापस ले लिया क्लाइमेट चेंज वाली पॉलिसी से, तो सीधा दिमाग कोयले पर गया कि कोयले में ऐसा क्या हो रहा है। और वहां पर फिर बीसीसीएल का आईपीओ मैं लेने नहीं वाला था, हम तो परसों तरसों भी दोबारा बात कर चुके थे, लेकिन फिर मुझे हम्म। लगा नहीं, बीसीसीएल के आईपीओ से पहले ये डेवलपमेंट लोगों को बताने थोड़े जरूरी है कि भैया आईपीओ में जा रहे हो तो ये पॉजिटिव खबरों के साथ जा रहे हो, ग्लोबल फ्रंट की पॉजिटिव खबरें आपके साथ जा रही हैं। तो आप अगर मन बना हम्म। रहे हो तो आपको डर थोड़ा सा कम लगे, कम से कम एटलीस्ट डर खत्म करना है कि मार्केट के सेंटीमेंट जो भी चल रहे हैं वो अलग है। तो ये ठीक है प्रदीप भाई, बहुत मजा आया आपसे आज बात करके। आप डिस्क्लेमर और दे दीजिए फटाफट से।
डिस्क्लेमर, फर्स्ट डिस्क्लेमर है, जो अभी कोल इंडिया को लेके बात हो रहा था, हमारे जो एक प्रोडक्ट है मॉडल पोर्टफोलियो, ग्रोथेक्स 2030 मॉडल पोर्टफोलियो में कोल इंडिया को हमने ऐड किया था। 390 या तो 400 के आसपास हमारे क्लाइंट के पास है, हमारे पास नहीं है। एंड जितने भी स्टॉक्स को लेके हमने डिस्कशन किया, कोई भी स्टॉक्स मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी फिनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होता है। और जितने भी कॉल्स मैं देता हूँ ये हमारे रिसर्च डेस्क से जनरेट होता है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रदीप भाई, मजा आया। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।